एक अमीर इंसान जिसको लोग सेठ के नाम से जानते थे और अचानक से एक दिन जब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो उस मौत से वो इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इतना सदमे में चला जाता है कि उसे भी लगता था कि उसने भी उसकी पत्नी के पास जाना चाहिए। जैसा कि दुनिया का मानना है कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग चला जाता है, तो सेठ जी को भी लगता था कि कहीं ना कहीं वो बिना पत्नी के नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो भी उनके पास जाना चाहते थे। लेकिन एक रात अचानक न जाने उनके दिमाग के ऊपर ऐसा कौन सा भूत सवार हुआ कि उन्होंने अपने नौकर रामू से कहा कि उन्होंने हर हाल में इसी समय उनकी नौकरानी से मिलना है। नौकर ने बहुत जिद की कि साहब, रात के समय जब आप नौकरानी के घर जाएंगे तो दुनिया किस किस तमाम प्रकार के प्रश्न उठाएगी और आपने उन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब सेठ जी नहीं माने तो मजबूर हो गया वह रामू, और आखिर उस रात उस नौकरानी के घर जाकर सेठ जी ने वह सब किया जो आप सोच भी नहीं सकते, खुद शायद सेठ जी ने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अर्जुन सर आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसको जब आप सुनेंगे तो एकदम हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूँ कि सन 2005 में उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा ज़िला है जिसका नाम है मेरठ। मेरठ में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। लोग जिन्हें सेठ के नाम से जानते थे, सेठ के नाम से मशहूर थे। सेठ की अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना ने सेठ जी को सदमे में डाल दिया। दरअसल सेठ जी का एक बहुत अच्छा परिवार था। सेठ जी के पास 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बहुत अच्छी दिल्ली में रह कर के पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनकी पत्नी की तबीयत एक दिन ख़राब होती है, और तबीयत इतनी ख़राब होती है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो जाती है, और उस मौत के बाद जो सेठ जी थे वो इतने सदमे में आ जाते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। बहुत परेशान रहते हैं। हर समय उनकी अपनी एक ज़िद होती है कि उन्होंने हर हाल में उनकी पत्नी के पास जाना है और उनकी पत्नी के पास जाना है। इस बात से सेठ जी के जो बच्चे थे, बेटियां थीं, और उनका नौकर रामू, वो बहुत परेशान रहते थे कि किसी प्रकार ये लोग किसी प्रकार रामू सोचा करता था कि किसी प्रकार उनका मालिक, उनका सेठ इस डिप्रेशन के शिकार से बच जाए। बेटियां और बच्चे ये भी लगातार यही कोशिश किया करते थे। क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करनी थी, इसलिए बच्चे दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली रहकर पढ़ाई करने लगते हैं। और जाते जाते वो रामू से कह के जाते हैं कि रामू, आप पिताजी की पल पल की खबर रखना, साई की तरह उनके पास रहना, हर चीज़ की उनकी व्यवस्था करना। एक पल भी उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हो रही है। दरअसल जब बच्चे तो दिल्ली चले गए और रामू जब घर पर अकेला रह गया तो वो अपने मालिक को हमेशा उदास देखता है। रामू ने हिम्मत करके एक दिन अपने सेठ से पूछा कि वो इतने उदास क्यों रहते हैं। तब सेठ ने बताया कि वह इस दुनिया में जीकर क्या करेंगे। अब जिस पत्नी के सहारे उन्होंने अपने जीवन के 28 साल बिताए, 28 साल बाद वह पत्नी उनको बीच मझधार में अकेला छोड़कर चली गई। अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं। मेरी पत्नी जिस जगह है, मैं भी अब उसी जगह जा रहा हूँ। और इस प्रकार की जब बातें करते हुए रामू ने अपने सेठ को देखा तो उन्होंने अपने सेठ को समझाते हुए कहा कि मालिक साहब, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बेटियों के बारे में सोचो, अपने बेटे के बारे में सोचो। उनका विवाह करना है, उनका घर बसाना है। और जब आप ही इस प्रकार के डिप्रेशन का शिकार बनेंगे तो किस प्रकार बेटियां जी पाएंगी, किस प्रकार बेटा जी पाएगा। लेकिन सेठ जी थे कि उनके दिमाग पर सिवाय पत्नी के जाने का दूसरा और कोई गम न था, और किसी प्रकार की कोई बातें न थी। हर पल अपनी पत्नी को याद करते रहते थे। जब रामू को लगा कि उनके सेठ की स्थिति ज़्यादा ख़राब है, वह उनको संभालने में नाकामयाब हो रहा है, तो उसने अपने सेठ से कहा कि वह कुछ दिन के लिए उसने एक रिलेशन में जाना होगा, क्योंकि वहाँ शादी है। और वो ये सब बहाने बनाता है, और बहाने बना करके वह घर से निकल जाता है। और कुछ दिन बाद एक महिला को नौकरानी के रूप में घर में लाता है। वह नौकरानी बहुत खूबसूरत महिला थी, लेकिन वह अपना सर ढक करके उस घर में रहती थी। जैसे घर में वो आती है, काम करती है, जब सेठ की नज़र उस नौकरानी पे पड़ती है तो
सेठ जी रामू को पूछते हैं कि घर में काम करने वाली जो महिला है ये कौन है। तो रामू बताता है कि ये नौकरानी है, आपकी जिम्मेदारी के लिए हमने इसको रखा हुआ है, ये आपका ख्याल रखेगी, आपके लिए खाना बनाएगी, ऑफिस जाने के लिए आपके जो कपड़े होंगे उनको प्रेस करेगी। इस प्रकार की जब तमाम बातों को रामू ने उसे बताया तो सेठ जी को भी लगा कि चलो घर में एक खाने की जो समस्या थी तो समस्या टल जाएगी। कहीं ना कहीं रामू भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, तो सेठ जी को भी लगता था कि रामू ने भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वह भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि हर पल रामू किसी न किसी प्रकार से अपने मालिक का ख्याल रखता था। दरअसल जब काम करते हुए काफ़ी वक्त हो जाते हैं तो सेठ जी उसको देखते रहते हैं कि ये महिला हमेशा अपना जो सर है, जो चेहरा है, उसको ढके रखती है, उसके चेहरे को कभी नहीं खोलती। तो एक दिन सेठ जी उस महिला को पूछते हैं कि आप अपना चेहरा ढककर क्यों रखती हैं। तब वह नौकरानी उस सेठ को बताती है कि दरअसल मेरा एक 19 साल का बेटा था और अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको बहुत तेज़ी से बुखार आया और वह बुखार उनके सर पर, उस बच्चे के सर पर इतना हावी हुआ कि उस हादसे में उस बच्चे की मौत हो गई। और जब सेठ ने पूछा कि पति का हाल कैसा है, तो वह महिला जिसका नाम राधिका था, वह राधिका फूट फूट कर रोने लगी और उसने बताया कि अचानक से उनकी भी तबीयत ख़राब होने से उनकी मौत हो गई थी। अब उस दुनिया में उनका कोई नहीं है, ना उसके पास कोई बेटा है, न जीवन का कोई सहारा है। और इस प्रकार वह राधिका आँखों से आंसू टपकाने लगी और अपना काम करती जा रही थी, वो रोती जा रही थी। कहीं ना कहीं सेठ जी ने भी राधिका के एक दुखते हुए दिल पर हाथ रख दिया था और उस दुख को जब राधिका ने याद किया तो उसका दुख आंसू बनकर उसके आंखों के रास्ते से बह गया। कुछ वक्त गुजर जाता है और हर पल वह राधिका सेठ जी को इतना प्यार करती थी, इतना संभालती थी। सुबह उनका टिफ़िन लगाना, नहाने के वक्त उनका ब्रश, उनका पेस्ट, उनका साबुन, उनका टॉवेल, कपड़े सब समय पर देना। और जब सेठ जी काम करने के लिए घर से निकलते थे तो राधिका उनका तिलक चंदन करती थी और पैर छूकर उन्हें घर से विदा करती थी। और जब काम से घर वापस आते सेठ जी तो वही राधिका पैर छूकर घर में उनका स्वागत करती थी। जब इस प्रकार के व्यवहार को उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं सेठ जी को लगा कि ये नौकरानी नहीं, ये तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दरअसल कुछ वक्त गुजर जाता है और उस वक्त को गुजरने के बाद एक दिन वही राधिका अपनी सेठानी की शॉल पहनकर घर में पोंछा लगा रही थी। तभी जब उस महिला पर नज़र पड़ती है तो अचानक से वह सेठ जी बड़े परेशान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि सुमन घर में वापस कैसे आ गई। दरअसल सुमन सेठ की पत्नी का नाम था और जब उन्होंने सुमन को आवाज़ लगाई तो राधिका जब पलट कर देखती है तो सेठ को लगता है कि अरे नहीं, वह तो उसका एक बुरा ख्याल था, उसका एक बुरा सपना था जो उसके दिमाग में अचानक से आ गया। उसकी पत्नी अब भला इस दुनिया में कहाँ है, वह तो इस संसार को छोड़ कर के हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। और उस दृश्य ने एक बार फिर कहीं ना कहीं उस सेठ के दिल में एक परेशानी खड़ी कर दी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और 2 दिन के बाद राधिका ने घर आना, जो वो काम करती थी, जिस काम को संभालती थी, उस काम को करना बंद कर दिया। जब 2 से 3 दिन हो गए और सेठ ने राधिका को घर में नहीं देखा तो वो बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने तुरंत रामू को बुलाया और रामू से कहा कि रामू, 2 दिन से राधिका घर में नहीं है, क्या बात है। तब रामू से बताता है कि मालिक साहब, दरअसल जो राधिका है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वह बुखार से पीड़ित है और इसलिए वह काम पर नहीं आ सकती, उसने मुझे बताया था। तो सेठ रामू पर बहुत फटकार लगाते हैं और उससे कहते हैं कि तू भी मेरा कैसा ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, जब राधिका की तबीयत ख़राब थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। चल, मैं अभी उसके पास जाना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। जिस समय सेठ जी ने रामू को ये सब बातें कही उस समय रात के लगभग 11 बजे होंगे। रामू ने कहा कि सेठ जी, रात के समय, वो भी 11 बजे, जब आप किसी महिला के पास जाएंगे तो उस मोहल्ले के लोग, उस बस्ती के लोग आपके बारे में न जाने कितने प्रकार की बातें करेंगे, उस महिला पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। लेकिन सेठ जी किसी भी प्रकार से जब नहीं माने और वो बार बार रामू से इस बात की जिद करने लगे कि कुछ भी हो, कैसे भी कर, मुझे हर हाल में मुझे मेरी राधिका से मिला। तो रामू कहता है कि फिर अपनी गाड़ी निकाल लीजिए। सेठ ने अपनी गाड़ी निकाली और उस गाड़ी में रामू को बैठा करके वो राधिका के घर की ओर चल दी। जैसे ही सेठ राधिका के घर पहुंचते हैं
राधिका बिस्तर पर पड़ी हुई करा रही थी। वह सेठ को देखते ही बिस्तर से उठती है और जैसे ही वो उठने का मन करती है, सेठ उसको मना करते हैं और उससे कहते हैं कि आपने इस समय आराम की ज़रूरत है, आपने आराम करना चाहिए। और वो राधिका को लेटे ही रहने देते हैं। और उसके बाद राधिका से वो शिकायत करते हैं कि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो आपने मुझे बताना चाहिए था, किस प्रकार तुम अपना इलाज कराओगी, तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं हैं। और यह बात कहते हुए सेठ ने अपनी पॉकेट से 5,000 रुपये निकाले और राधिका को दे दिए और उससे कहा कि ठीक प्रकार से अपना इलाज कराइएगा और कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे फ़ोन करिएगा। और यह बात कहकर के सेठ उसी वक्त अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। राधिका अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कराती है और जब वो सही हो जाती है तो काम पर पुनः वापस आ जाती है। जब काम पर वो वापस आती है तो ठीक ठाक अपना काम करती है। जब बीमारी से सही होकर राधिका काम पर वापस आती है तो सेठ जी उससे कहते हैं कि राधिका तुम बहुत काम करती हो, आपने इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, तुम परेशान हो जाती हो और जब तुम परेशान होती हो तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए तो तुम थोड़ा सा रेस्ट किया करो। ये सब बातें सेठ उससे करता है और ये बातें करके वह अपनी पत्नी सुमन को याद करता रहता है। कहीं ना कहीं सेठ जी के दिल में राधिका के लिए एक जगह बनने लगी थी, वह उससे प्रेम करने लगे थे, उसे वह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन वह राधिका के सामने कभी अपनी शादी का प्रस्ताव नहीं रख पाए। उन्होंने कई बार रामू से भी शादी का प्रस्ताव रखने की कोशिश की। वो रामू को बताना चाहते थे कि जिस नौकरानी को तुम लेकर आए हो वो मेरा बहुत ध्यान रखने वाली है, बहुत ख्याल करती है, मेरी जो पत्नी सुमन थी उससे कहीं ज़्यादा ख्याल करती है। लेकिन शादी का जो विचार था वह भी उन्होंने कभी रामू के सामने उजागर नहीं किया, उसको एक्सप्रेस नहीं किया। दरअसल कुछ महीने बाद जो बेटियां दिल्ली में पढ़ाई कर रही थीं तो वो बेटियां घर वापस आती हैं और घर वापस आती हैं तो वह काम के रूप में एक महिला को जब देखती हैं कि महिला एक काम कर रही है, उनके घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है, तो उस महिला के बारे में बेटियों ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये महिला कौन है। तब वो बताते हैं कि बेटा जो ये आंटी है ना, इनका नाम राधिका है, ये रामू की जानने वाली हैं कोई, और रामू ही इनको लेकर आया है। तो ये बहुत अच्छी आंटी हैं, बहुत ख्याल करती हैं। थोड़े दिन का वक्त गुजरता है और बेटियां उस महिला के व्यवहार से बहुत खुश होती हैं और बार बार पिता के सामने उस राधिका की तारीफ़ करती हैं और पिता से कहती हैं कि पिताजी राधिका आंटी बहुत अच्छी हैं, इतना प्यार शायद हमारी माँ ने भी नहीं किया। हालांकि हमारे माँ ने हमारे प्यार में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन हमें इन आंटी का जो प्यार लगा है वो कहीं ना कहीं हमारी माँ से अधिक है। और बार बार ये बात कह कर के उस राधिका के लिए अपने पिता के दिल में उसको स्थान बनाती जा रही थी। एक दिन बेटियाँ उस राधिका को लेकर, अपनी आंटी को लेकर बाज़ार जाती हैं और बाज़ार से बहुत सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदती हैं। जब वो साड़ियाँ खरीद रही थी बेटियाँ तो वह महिला मना करती है। राधिका कहती है कि मैं तो एक विधवा महिला हूँ, मैं हमेशा सफ़ेद कलर की साड़ियाँ पहना करती हूँ, आपने इन सब रंगीन साड़ियों को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब बेटियाँ बताती हैं कि नहीं आंटी जी, बहुत जी लिया आपने, अब आपको कुछ हमारी भी बात माननी पड़ेगी कि हम आपकी बेटियाँ नहीं हैं। और जब उन बेटियों ने बार बार जिद की तो राधिका भी कहीं ना कहीं उनके आगे झुक गई और उन्होंने जब उन साड़ियों को ख़रीदा, घर वापस आती हैं तो जब राधिका को वो बेटियां खुद अपने हाथों से साड़ी पहनाती हैं और कहती हैं कि आंटी जी एक बात का ध्यान रखना, आपने अब अपना घूंघट नहीं करना है, आपने अपने पति की मौत के बाद पूरी ज़िंदगी घूंघट में बिता दी, आखिर ये घूंघट क्यों किए रहती हो। तब राधिका बताती हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि जिसकी जवानी में जिसका बेटा मर जाए, जिसका पति मर जाए, उस महिला का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो बेटियां कहती हैं थू ऐसे समाज पर जो महिलाओं पर इस प्रकार के आरोप लगाता है, उन्हें भी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, इसलिए आप अपना घूंघट नहीं करेंगे। जब बेटी ज़्यादा जिद करती हैं तो राधिका भी उनकी बात मान लेती है। राधिका उस रंगीन साड़ी को पहनकर जिसे बेटियां लाई थी, घर में झाड़ू बर्तन कर रही थी, तभी सेठ की नज़र उस महिला पर पड़ती है और उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी तो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहना करती थी, आज ये रंगीन कपड़े पहने हुए खूबसूरत महिला कौन है। तब सेठ जी उस महिला से कहते हैं कि मेरे यहाँ तो घर में राधिका काम करती थी, आप कौन है। तब राधिका अपना चेहरा पलटकर सेठ से कहती है कि मैं ही तो राधिका हूँ। जैसे ही वो राधिका का चेहरा देखते हैं, क्योंकि उन्होंने राधिका के चेहरे को कभी नहीं देखा था, एकदम चेहरे को देखकर खुश हो जाते हैं और
मन ही मन खुश होने लगते हैं और अपने ख्यालों में खो जाते हैं और मुस्कराने लगते हैं। जैसे ही मुस्कराता हुआ चेहरा बेटियों ने देखा, क्योंकि बेटी पर्दे के पीछे से पिता के इस हाव भाव को जांच रही थी, तो बेटियों को भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती है और वो उसी समय पिता के सामने आकर आती हैं और पिता से कहती हैं कि पिताजी आंटी आज कितनी अच्छी लग रही हैं। पिताजी आज आप हमसे एक प्रॉमिस करो, आप शादी कर लो। तो कहते हैं बेटा इस उम्र में मैं शादी कैसे करूं। तो बच्चियां बार बार प्रेशर करती हैं कि पिताजी आपको शादी तो करनी होगी, चाहे किसी भी महिला से करो। हमारे घर में जो राधिका आंटी हैं, आप उन्हीं से शादी कर लीजिए। जैसे राधिका का नाम बच्चियों की ज़ुबान पर आया, कहीं ना कहीं उन बच्चियों ने अपने पिता के मन की बात को परख लिया था। सेठ जी बहुत खुश होते हैं और जब खुश होते हैं तो वो बच्चियों से कहते हैं कि ठीक है बच्चों, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार राधिका को तो पूछ लेना चाहिए। तो जब बेटियों ने राधिका से कहा कि क्या आप हमारे पिताजी के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, तो राधिका भी हाँ में सिर हिला देती है। और दोस्तों, इसके बाद बेटियां, एक बेटा और रामू विवाह के जश्न की ऐसी तैयारियां करते हैं कि पूरा समाज देखता रह जाता है। धूमधाम से राधिका की शादी सेठ जी के साथ कराई। अब सेठ जी डिप्रेशन का शिकार नहीं है, वो बेटियां बहुत खुश हैं। राधिका का जीवन जो उसकी पति की मौत के बाद दुखों से भर गया था, कहीं ना कहीं उसकी जीवन में वो खुशियां वापस लौट आई थी। दरअसल राधिका धन की भूखी नहीं थी, वो धन की लालची नहीं थी, तो वह एक सेठ को अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहती थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि ये शादी की सब कुछ योजना रची। इस योजना में रामू और उसकी बेटियों का एक बहुत अहम किरदार था। जब रामू ने सेठ जी की डिप्रेशन की हालत को देखा तो उसको सूचित करने के लिए वो एक दिन घर से शादी में जाने का बहाना करके गया था। दरअसल उसे शादी में जाना ही नहीं था, वह दिल्ली उन बेटियों के पास और सेठ जी के उस बच्चे के पास गया जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वह गुपचुप तरीके से कमरे में बैठकर दोनों बेटियां, सेठ जी का एक बेटा और रामू, एक प्लान तैयार करते हैं और बताते हैं कि सेठ जी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो सेठानी के जाने की वजह से डिप्रेशन का शिकार है, किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है। तो वो तीनों बच्चे और उनका नौकर रामू, चारों लोग बैठकर ये योजना बनाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें सेठ जी की शादी करानी होगी और जब एक बार शादी हो जाएगी तो वो इस डिप्रेशन से उभर सकते हैं। और जो महिला घर में नौकरानी के रूप में आई थी, ये महिला कोई और नहीं बल्कि रामू की रियल साली थी, उसकी सगी साली थी। और उस साली के सामने जब रामू ने ये प्रस्ताव रखा कि आपने सेठ जी के घर पर रहना होगा, एक नौकरानी के रूप में काम करना होगा और जिस प्रकार उनकी पत्नी ने उनका ख्याल रखा है उससे कहीं ज़्यादा ख्याल रखना होगा आपको। तो जब राधिका कहती है कि मैं ये सब ढोंग नहीं कर पाऊँगी, ये नाटक नहीं कर पाऊँगी, तो रामू से कहता है कि आपको नाटक नहीं करना है बल्कि ये सब रियलिटी में करना है। और ये सब एक सुनियोजित ढंग से पूरा किया गया और ये पूरी घटना घट गई। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। समाज भी इस प्रकार की घटनाओं से कुछ सबक ले और जिन महिलाओं की ज़िंदगी में तूफ़ान आए हैं, जिन पुरुषों की ज़िंदगी में तूफ़ान आए हैं, उन तूफ़ानों को किसी न किसी प्रकार संभालने में उस व्यक्ति की मदद करे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।